प्रिय बच्चों नमस्ते। हायर सेकेंडरी 12वीं कक्षा के हिंदी क्लास में आप सबको स्वागत। हमारे पहली इकाई है झंडा ऊंचा रहे हमारा। ये नाम सुनते समय आपके मन में एक देशभक्त गीत आएंगे, है ना? आप लोग ये गीत ध्यान से सुनिए। ये वीडियो आप लोगों को कैसे लगा? ये हमारी तिरंगा भारत में लहराने के लिए कई देशभक्तों ने अपनी जान दे दी थी। इन बलिदानों की याद दिलाने वाली 3 पाठ भाग है हमारे इस इकाई में। पहला है मातृभूमि कविता, मैथिली शरण गुप्त जी द्वारा लिखी गई कविता है मातृभूमि। और दूसरा बहादुर शाह जफर द्वारा लिखा हुआ जवाबी पत्र बेटी के नाम। और तीसरा है जवाहरलाल नेहरू जी ने जो भाषण स्वतंत्रता के दिन में लाल किले पर पेश किया था, वह है मेरे भारतवासियों। हमें मालूम है हमारा भारत 1947 के पूर्व सदियों तक अंग्रेज़ों के हाथ में था। हमारे भारत की ये दशा को सुधारने के लिए या हमको आज़ादी दिलाने के लिए बहुत अधिक देशभक्तों ने अपना जीवन बलिदान किया था। हमारे भारत को स्वतंत्रता दिलाने के लिए अनेक देशभक्त अपने अपने राह पर चले थे। कुछ लोग हथियार लेकर या वेपन लेकर, और कुछ अहिंसा की राह पर, और कुछ अपनी ओज भरी बाणी में समाज को सचेत करते रहे। द्विवेदी युगीन कवियों में प्रसिद्ध है मैथिली शरण गुप्त जी। मैथिली शरण गुप्त जी को राष्ट्रकवि माने जाते हैं। मैथिली शरण गुप्त जी का एक लोकप्रिय कविता है मातृभूमि। मातृभूमि कविता में मैथिली शरण गुप्त जी ने हमें मातृभूमि के लिए सर्वस्व अर्पित करने का आह्वान देते हैं। मातृभूमि कविता आप लोग ध्यान से सुनिए। नीलांबर परिधान हरित तट पर सुंदर है। चंद्र युग मुकुट मेखला रत्नाकर है। नदियां प्रेम प्रवाह भूल तारे मंडन है। वृंदी जन खग वृंद शेष फण सिंहासन है। करते अभिषेक अयोध है। बलिहारी इस वेश की है मातृभूमि। तू सत्य ही सगुण मूर्ति सर्वेश की। जिसके रज में लोट लोट कर
बड़े हुए हैं, घुटनों के बल सरक सरक कर खड़े हुए हैं। परमहंस सम बाल्यकाल में सब सुख पाए, जिसके कारण धूल भरे हीरे कहलाए। हम खेले कूदे हर्षयुत जिसकी प्यारी गोद में है मातृभूमि। तुझको निर्मग्न क्यों न हो मोद में, पाकर तुझसे सभी सुखों को हमने भोगा। तेरा प्रत्युपकार कभी क्या हमसे होगा। तेरी ही ये देह तुझी से बनी हुई है, बस तेरे ही सुरस सार से सनी हुई है। भीर अंध समय तू ही से अचल देख अपनाएगी है मातृभूमि। ये अंत में तुझ में ही मिल जाएगी। मातृभूमि कविता के सारांश देखिए या मतलब देखिए। कवि कहते हैं, इस हरी भरी धरती पर आकाश रूपी नीला वस्त्र बहुत सुंदर लगती है। दिन में सूर्य और रात में चंद्र मातृभूमि का मुकुट है। मुकुट मतलब किरीट। मेखला रत्नाकर है। मेखला मीनिंग अरഞ്ഞാണം, कर्दनी। रत्नाकर समुद्र। कवि कहते हैं मातृभूमि का कर्दनी समुद्र है। समुद्र मातृभूमि का कर्दनी है। और कवि आगे कहते हैं मातृभूमि से बहने वाली नदियाँ देशवासियों के प्रति प्रेम प्रवाह है। और फिर कवि कहते हैं यहाँ के फूलों और तारे मातृभूमि का आभूषण है, मंडन है। मंडन मीनिंग आभूषण, आभरणങ്ങൾ, ऑर्नामेंट्स। कवि फिर कहते हैं यहाँ के सभी पक्षीगण मातृभूमि का गुणगान करते हैं या मातृभूमि की सेवा के लिए तैयार है। और शेषनाग के फण रूपी सिंहासन पर मातृभूमि विराजमान है। शेषनाग का मतलब अनंत नाग। अनंत प्रकृति का प्रतीक है। हिंदू मिथ के अनुसार अनंत नाग के फण पर मातृभूमि स्थित है या धरती स्थित है। यहाँ कवि शेषनाग के फण को मातृभूमि की सिंहासन कहते हैं। और बादल, मेघ अपनी पानी से या वर्षा से मातृभूमि का अभिषेक कर रहे हैं। कवि मातृभूमि के इस सगुण मूर्ति पर आत्मसमर्पण करते हैं। कवि कहते हैं, हे मातृभूमि तू ईश्वर की सगुण मूर्ति है। कवि को यहाँ मातृभूमि सर्वेश की सगुण मूर्ति जैसे लग रहे हैं। ये 6 पंक्तियों का मतलब മലയാളം में देखिए। ഈ പച്ചപ്പ് നിറഞ്ഞ ഭൂമിക്ക് ആകാശമാകുന്ന നീലവസ്ത്രം അതിമനോഹരമായിരിക്കുന്നു. പകൽ സമയത്ത് സൂര്യനും രാത്രി സമയത്ത് ചന്ദ്രനും മാതൃഭൂമിയുടെ കിരീടമായും സമുദ്രങ്ങളെ മാതൃഭൂമിയുടെ അരഞ്ഞാണമായും കവി ഇവിടെ വർണ്ണിച്ചിരിക്കുന്നു. മാതൃഭൂമിയിലൂടെ ഒഴുകുന്ന നദികൾ മാതൃഭൂമിയിൽ നിന്നും തൻ്റെ ദേശവാസികളിലേക്ക് ഒഴുകുന്ന സ്നേഹപ്രവാഹമായാണ് നദി ഇവിടെ ഉപമിച്ചിരിക്കുന്നത്.
അതേപോലെ ഇവിടെയുള്ള പൂക്കളും നക്ഷത്രങ്ങളും മാതൃഭൂമിയുടെ ആഭരണങ്ങളായും കവി ഇവിടെ വർണ്ണിച്ചിരിക്കുന്നു. പക്ഷികൾ മാതൃഭൂമിക്ക് വേണ്ടി സ്തുതി പാഠകരായി മാതൃഭൂമിയെ സദാ സേവിക്കാനായി ഇവിടെ തയ്യാറായി നിൽക്കുന്നു. അല്ലെങ്കിൽ മാതൃഭൂമിയെ പുകഴ്ത്തിക്കൊണ്ട് പാട്ടുകൾ പാടാൻ പക്ഷിഗണങ്ങളുണ്ട് എന്നാണ് കവി പറയുന്നത്. അതേപോലെ ശേഷനാഗത്തിൻ്റെ ഫണത്തെ ഭൂമിയുടെ സിംഹാസനമായി കവിയുടെ വർണ്ണിച്ചിരിക്കുന്നു. ശേഷനാഗ് എന്നത് ഹിന്ദു മിത്തോളജി അനുസരിച്ച് 1000 തലകളുള്ള അനന്തനാഗത്തിൻ്റെ മുകളിലാണ് ഭൂമി സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് എന്നുള്ളൊരു വിശ്വാസം. ഈ അനന്തനാഗം പ്രകൃതിയുടെ പ്രതീകമാണ്. കവി ഈ രൂപത്തിലുള്ള അല്ലെങ്കിൽ ഈ രൂപഭംഗിയോടുകൂടെയുള്ള മാതൃഭൂമിയെ ആത്മസമർപ്പണം ചെയ്യുകയാണ്. കവി പറയുകയാണ്, ഭൂമിയുടെ സുന്ദര രൂപം ഈശ്വരൻ്റെ ആകാരമുള്ള പ്രതിമയാണ്. ഈ ആകാരമുള്ള പ്രതിമയിൽ എല്ലാം സ്വയം അർപ്പിക്കുകയാണ് കവി. कवि आगे कहते हैं, ये मातृभूमि की धूलि में या मिट्टी में लौट लौट कर हम बड़े हुए हैं और इस मातृभूमि की धूलि में रेंग रेंग कर हमें खड़े होने लायक बने। छोटे बच्चे घुटनों के बल सरक सरक कर खड़े होने लायक बने। ऐसे हमें मातृभूमि की इस मिट्टी में लौट लौट कर या खेल कर बड़े हुए हैं और इस मातृभूमि के गोद में खेल कूद कर हम बड़े हो जाते हैं और सर्व सुख पाते हैं। 6 साल के उम्र में श्री रामकृष्ण परमहंस एक दिन बेहोश होकर खेत में गिर पड़ा। इस समय उसको एक आध्यात्मिक अनुभूति मिल गया या परमानंद मिल गया, शांति मिल गया। श्री रामकृष्ण परमहंस को जो आध्यात्मिक अनुभूति मिल गया उसी के बल पर वो फिर हीरे कहलाए। हम सब ये मिट्टी में जन्म लेकर ये मिट्टी से बड़े होकर हम हीरे बनते हैं। कवि ने आगे कहते हैं कि मातृभूमि को देखकर हम आनंद में मग्न हो जाते हैं। हम इस मातृभूमि की गोद में खेल कूद कर आनंद विभोर हो जाते हैं। हमारा ये देह मातृभूमि से बनी हुई है। मातृभूमि के अन्न और जल से हमारा देह बनी हुई है। हमें सब कुछ ये मातृभूमि से मिल गई है। ऐसी मातृभूमि के लिए हम सर्वस्व अर्पित करना हमारा कर्तव्य है। कवि यहाँ कहते हैं, हम अंत समय मातृभूमि में मिल जाएगा। हमारा अचल देह मातृभूमि में मिल जाएगा। कवि कहते हैं, माँ अपने संतानों को जिस प्रकार पालन पोषण करते हैं उसी प्रकार मातृभूमि भी हमें सब कुछ देकर हमारा पालन पोषण करते हैं। ऐसी मातृभूमि के लिए हम जितना प्रत्युपकार करना चाहते हैं हमसे नहीं हो पाएगा। माँ अपने संतानों के लिए जितना उपकार करते हैं माँ अपने बच्चों के लिए जीते हैं। उसके बदले में बच्चे जो भी करें जितना भी करें कम पड़ जाएगा। यहाँ कवि हमसे मातृभूमि का प्रत्युपकार करने के लिए कहते हैं, हमें इतना सुख देकर सब देकर मातृभूमि पालन पोषण करते हैं, लेकिन हमें मातृभूमि के लिए सर्वस्व अर्पित करना हमारा कर्तव्य है। इसका मतलब मलयालम में देखिए, ഈ മാതൃഭൂമിയുടെ മണ്ണിൽ ഉരുണ്ട് കളിച്ച് മുട്ടിലിഴഞ്ഞാണ് നാം വളർന്നത്. ഈ മാതൃഭൂമിയിൽ കളിച്ചും എല്ലാ ആനന്ദവും ഇവിടെ നിന്ന് നേടിയുമാണ് നാം വലുതായത്. ശ്രീരാമകൃഷ്ണ പരമഹംസരെ പോലെ നമുക്ക് എല്ലാ ആനന്ദവും കുട്ടിക്കാലത്ത് ഈ മാതൃഭൂമി നൽകി. ശ്രീരാമകൃഷ്ണ പരമഹംസരെ ഹീര എന്നാണ് ഇവിടെ
കവി വിശേഷിപ്പിച്ചത്. ഹീര എന്നുള്ളത് പൊടിയിൽ നിന്നും രത്നമായി മാറിയ എന്നുള്ള അർത്ഥമാണ്. ഈ പൊടിയിൽ നിന്നും മഹാനായ അല്ലെങ്കിൽ മഹത്വത്തിലേക്ക് എത്തിയ വ്യക്തിയാണ് ശ്രീരാമകൃഷ്ണ പരമഹംസർ. തൻ്റെ 6-ാമത്തെ വയസ്സിൽ കളിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ അബോധാവസ്ഥയിൽ ഭൂമിയിലേക്ക് വീഴുകയാണ് ശ്രീരാമകൃഷ്ണ പരമഹംസർ. ഈ വീഴ്ചയിൽ കവിക്ക് ആധ്യാത്മിക അനുഭൂതിയുണ്ടായി, അല്ലെങ്കിൽ പരമമായ ആനന്ദം നേടാൻ കഴിഞ്ഞു. ശ്രീരാമകൃഷ്ണ പരമഹംസർക്ക് ഏത് ആധ്യാത്മിക അനുഭൂതിയാണോ അല്ലെങ്കിൽ ഏത് പരമാനന്ദമാണോ ഈ മണ്ണിൽ നിന്നും ലഭിച്ചത്, അതുപോലെ നമുക്കും ഈ മാതൃഭൂമിയിൽ നിന്നും എല്ലാ സുഖങ്ങളും ലഭിച്ചു. കുട്ടിക്കാലത്ത് നമ്മുടെ ഈ ശരീരം മാതൃഭൂമിയാൽ ഉണ്ടാക്കപ്പെട്ടതാണ്. മാതൃഭൂമിയുടെ ജലവും അന്നവും കഴിച്ച് വളർന്നതാണ് നാം. അങ്ങനെയുള്ള ഈ മാതൃഭൂമിയെ നോക്കി നാം ആനന്ദത്തിൽ മുഴുകുന്നു. അമ്മ എങ്ങനെയാണോ തൻ്റെ മക്കളെ പരിപാലിക്കുന്നത്, അമ്മ മക്കൾക്ക് വേണ്ടിയാണ് ജീവിക്കുന്നത്. അതേപോലെ മാതൃഭൂമിയും നമുക്കെല്ലാ സുഖസൗകര്യങ്ങളും നൽകി നമ്മെ ഇവിടെ പോറ്റി വളർത്തി. ഈ മാതൃഭൂമിക്ക് വേണ്ടി എല്ലാം അർപ്പിക്കാനുള്ള ആഹ്വാനമാണ് ഈ കവിതയിലൂടെ കവി നൽകുന്നത്. അവസാനമായി കവി പറയുകയാണ്, നാം എപ്പോഴാണോ അചലനാവുന്നത്, മരണപ്പെടുന്നത്, അപ്പം നാം മാതൃഭൂമിയിലേക്ക് തന്നെയാണ് മടങ്ങുന്നത്, അല്ലെങ്കിൽ ലയിച്ചു ചേരുന്നത്. അങ്ങനെയുള്ള ഈ ഉപകാരങ്ങളൊക്കെ ചെയ്തു തന്ന മാതൃഭൂമിക്ക് വേണ്ടി നാം സർവവും അർപ്പിക്കാൻ വേണ്ടി ഈ കവിതയിലൂടെ ആഹ്വാനം ചെയ്യുകയാണ് മൈഥിലി ശരൺ ഗുപ്ത. बच्चों, आप सब लोग ये मातृभूमि कविता का सारांश समझकर आस्वादन टिप्पणी लिखिए. सबको धन्यवाद.